आज का जो समय है और आज का जो सोशल मीडिया है और आज का जो समाज है और उसकी जो मानसिकता है, इसको बहुत ही हर समय झकझोरते रहते हैं। ये कोई भी शब्द लिखते हैं तो कहीं न कहीं कुछ हिलता है, और खासकर समाज हमारा हिलता है। उसकी जो सोच है वह हिलती है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसका जो विचार है। और हम जिस समाज को, जिस सत्ता में, जिस समय में रह रहे हैं, पुरुष की मानसिकता स्त्री को लेकर नहीं बदली है, और स्त्री की जो आज़ादी है और उसका जो ख्याल है उसकी ये लोग बात करती हैं। मैं आडुशक्ति जी आप ही से शुरू करता हूं कि ऐसा क्यों है? आजादी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। हाँ है। और हम पुरुषों से आजादी की बात नहीं करते हैं। पुरुष कौन होते हैं हमें आजाद करने वाले? हम तो पितृ सत्ता से आजादी की बात करते हैं। पितृ सत्ता पुरुषों की सत्ता नहीं है। पितृ सत्ता वो मानसिकता है जिसमें पुरुषों को एज दे दिया गया है, पुरुषों को वरिष्ठता दे दी गई है स्त्रियों के खिलाफ। दरअसल भुक्तभोगी पितृ सत्ता के पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। हम उन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं जिसने गलती से पुरुषों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। इसीलिए हम जब आजादी की बात करते हैं तो हम कभी भी पुरुषों से आजादी, आप कौन होते हैं हमें आजादी देने वाले? भाई हम आजाद पैदा हुए थे, आजाद मरेंगे। हम आजाद चमन की आजाद बुलबुलें हैं जो अपने अनुसार गाती हैं, अपने अनुसार हंसती, अपने अनुसार गुलगुलाती हैं। बहुत अच्छी बात। पूजा जी आपका क्या कहना है? पहली बात तो हमसे डिस्क्लेमर लिखवाया गया कि देवियां श्राप नहीं देंगी, वो डरे हुए थे बिल्कुल। आजादी की जब हम बात करते हैं औरतें, तो बहुत सारे जो सिस्टम्स और मेगा सिस्टम्स और गीगा सिस्टम्स हैं हमारे ऊपर, जिसमें फ्यूडलिज्म है, पेट्रियार्की है, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, बहुत सारे और सिस्टम्स जो एक दूसरे को फीड करते हैं और एक दूसरे की जो जड़ें हैं हमारे समाज में उनको मजबूत करते हैं। जब हम लोग एक नॉर्मल सी बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं कि औरत कितने बच्चे पैदा करेगी और कब करेगी और किसके साथ करेगी, ये उसका अधिकार है, या ऑर्गेज्म गैप की बात करते हैं, या पीरियड प्राइड की बात करते हैं, तो लगता है अरे ये कुछ आजादी का आंदोलन हो रहा है। वेयरएज वो उतना ही नॉर्मल है जितना मेरा ये कहना कि मुझे छोटे बाल पसंद है, या मुझे ड्रेस पहनना है, मुझे साड़ी पसंद नहीं है, मुझे समोसा पसंद नहीं है, उतना ही कॉमन और नॉर्मल वो होना चाहिए। लेकिन वो आजादी हमें बाहर मिलनी इसलिए इम्पॉसिबल लग रही है क्योंकि घरों में और ऐसे स्टेजेस पर आज भी somebody like her and me हमको आके डिफाइन करना पड़ रहा है कि औरतों को आजादी क्यों चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल आजादी का नहीं है, सवाल हंगामे का है कि ये हंगामा क्यों होता है। मेरा सवाल इस बात पे है कि जो बात आप कह रही हो, जो जन्म के साथ आपके साथ होनी चाहिए, कहीं भी कोई जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, हमारा समाज उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है कि जो बातें हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हंगामा होता क्यों है, होना ही नहीं चाहिए। आप लोग जो लिखते रचते बचते हो उस पे इतना विवाद क्यों हो जाता है? कोई भी चीज, आपने अभी बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। हम तो कालिदास की परंपरा वाले देश में जहाँ वो माँ पार्वती का भी चित्रण करते हैं, नख और शिख का। बिल्कुल। और जहाँ पे बना हुआ है हमारे जो है खजुराहो जैसे और अजंता एलोरा बनी हुई, तो वैसे देश में जहाँ का समाज इतना सहिष्णु और उदार था कि एक लड़की ये तय कर सकती है कि मैं इस आदमी को पसंद कर ली, सड़क पर चल रहा है, मुझे ये पसंद आ गया और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, और उसको धमकाया जाता है यमराज की कल इसकी जिंदगी का एक दिन बचा है, ये कल मर जाएगा। वो कहती है फिर भी मैं इसको चुनती हूँ, और उसको इसकी आजादी प्राप्त थी, तब हंगामा नहीं होता था। आज हंगामा क्यों हो रहा है? एक्चुअली शायद हंगामा होता होगा, बहुत सारी हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। कालिदास भी मर्द थे, खजुराहो के टेम्पल भी मर्दों ने बनाए हैं। औरतों को मर्द के गेज, मेल गेज से ही देखा गया आज तक। तो जब हम खुद को देखती हैं और खुद को अपने शब्दों में डिफाइन करती हैं, तो आप लोगों का वो जो एक सुपर सिस्टम है
कि हम बताएंगे कि भारतीय स्त्री सबसे सुंदर साड़ी में लगती है, हम बताएंगे कि नक्श का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। आप अड़ू शक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं क्या? नहीं, पूजा मेरी और इशारा नहीं, पूजा जो इशारा कर रही है मैं इसको आगे डिफाइन कर दूंगी। साड़ी इलिटिज्म की तरफ इशारा कर रही हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम खुद को डिफाइन करने लगेंगे तो वो सिस्टम शेक होने लगते हैं। हंगामा इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि ये राइट तो हमारा था, डिफाइन करने का कि औरत कैसी दिखेगी, कैसे बोलेगी, कैसे चलेगी, किससे शादी करेगी, किसका बच्चा पैदा करेगी, कैसे मरेगी, कैसे ग्रीफ करेगी, कैसे रोएगी, कैसे हंसेगी, कैसे स्टेज पे बोलेगी। अगर वो खुद डिसाइड करने लग जाती है तो हंगामा हो जाता है। मैं यहाँ से आगे जोड़ूंगी, जो पूजा ने कहा उसमें मैं आगे जोड़ते हुए कहूंगी हंगामा हो गया। हंगामा कैसे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँ कि आपने भारती मिश्र का नाम सुना है। हंगामा क्या तब नहीं बढ़ पाता जब भारती ने शंकराचार्य से यौनिकता के सवाल किए थे? क्या हंगामा तब नहीं बढ़ पाता जब गार्गी ने याज्ञवल्क्य से यौनिकता के सवाल किए थे? याज्ञवल्क्य ने तो ये सीधा कहा था कि मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा लड़की, तुम सवाल पूछने वाली कौन होती हो। समस्या यह है कि इतिहास को, मिथकों को कुछ ऐसे लिखा गया कि स्त्रियां केवल दर्शक भूमिका में रहीं। वे वहां पर अगर कुछ स्त्रियां जो सवाल कर सकती थी, जैसे कि द्रौपदी जिसने सवाल करने की कोशिश की, जिसने दुर्योधन को उसकी जगह दिखाने की कोशिश की, तो दुर्योधन ने दुशासन को कहा कि तुम उसका चीर हरण कर लो। क्या हुआ? हंगामा नहीं था। हंगामे के आगे के तरीके होते हैं। अब उस जमाने में द्रौपदी ने दुशासन से दुर्योधन को उसकी जगह दिखाई, कर्ण को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो सारे के सारे पुरुष जो थे उसके खिलाफ, अरे बहुत ज्यादा बोलती है ये स्त्री, इसको तो इसकी जगह दिखानी है, बस भरी सभा में इसके कपड़े निकाल लो। क्या हुआ? हंगामा नहीं था। हंगामे के बस रंग बदले। जब अनुशक्ति ऑर्गेज्म की बात करती है तो हजारों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं या पूजा के पीछे पड़ जाते हैं। रंग ढंग युग बदला है तो बस रंग ढंग बदले हैं, बाकी क्या कहेंगे। स्त्री की जो स्वायत्तता और स्वतंत्रता है, क्या उसकी यौनिकता पर ही आधारित है या उससे इतर भी है? नहीं, स्त्री की स्वतंत्रता और स्वायत्तता उसकी यौनिकता पर नहीं आधारित है, पर यौनिकता उसकी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। आप योनि को नियंत्रित करना, स्त्री की इज्जत से उन चीजों को जोड़ना, एक हद तक स्त्री को प्रॉपर्टी के तौर पे, प्रॉपर्टी के रूप में बदल देना। अब देखिए, समाज का क्रमिक विकास हुआ है। हम पहले कबीला, हम आदि मानव थे, उससे हम कबीलाई बने। कबीलों में क्या हुआ? स्त्रियां, चूंकि कबीलों की सत्ता कैसे डिसाइड होती थी? जिसके पास जितना ह्यूमन रिसोर्स है। वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, राइट? भारत बहुत अच्छे प्रगतिशील देशों में हो सकता है अगर ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। उस ह्यूमन रिसोर्स को, उस वक्त टेस्ट ट्यूब बेबीज या फिर बाकी बेबीज की तो परिकल्पना, विज्ञान इतना विकसित नहीं था। औरतों के कोखों को प्रॉपर्टी की तरह, चूंकि औरतें बच्चों को जन्म दे सकती थी, कोखों को प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया जाने लग गया। जब उन चीजों को, जब औरतों को, जब पहले कोख प्रॉपर्टी हुआ और फिर औरतें प्रॉपर्टी हुई, अब कोख का मालिक कौन होगा? जिस पुरुष के साथ वो स्त्री होगी। तो इन चीजों ने धीरे धीरे स्त्रियों के अधिकारों को, स्त्रियों को, यौनिकता को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब हम प्रगतिशीलता की ओर, बराबरी की ओर बढ़ रहे हैं, एक स्त्री के पास उसका अधिकार यह क्यों नहीं होना चाहिए कि वह बच्चे पैदा करेगी? कि अभी उन्होंने रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की, जनन अधिकार की बात की, वो अपने बच्चे पैदा करेगी कि नहीं करेगी? जयप्रकाश जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा। भाई मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप लोग बताएं, गलत बोल रही हूँ तो वो हूट कर देना आप लोग। नहीं, यौनिकता की बात है तो क्या हम नहीं यूज करें अपनी यौनिकता? बेसिकली प्रॉब्लम ये है। बाकी पान मसाले से लेके कार बेचने तक, आज तक के विज्ञापन बेचने तक, और साड़ी से लेकर स्कर्ट बेचने तक, पुरुषों के कपड़े और डीओ बेचने तक स्त्रियां बेचती हैं। औरतों की यौनिकता यूज हो सकती है, लेकिन औरत खुद नहीं यूज कर सकती। भाई कैसे करेगी? शी इज ओन्ड प्रॉपर्टी, शी इज अ थिंग। पिता और डीडीएलजी टाइप हमारा जो ग्लोरिफिकेशन होता है कि पिता पास ऑन करेगा वो राइट टू प्रॉपर्टी किसी दूसरे पुरुष को, और उस पे खुद ही लड़कियां लाहलोट हो जाती हैं। पहले पिता की इज्जत, फिर पति की इज्जत, फिर भाई की इज्जत, फिर बेटी की इज्जत। भाई इज्जत इज्जत इज्जत, छुटकारो दो भाई, अपनी इज्जत हम खुद संभाल लेंगे। नहीं तो आपके मतलब, अगर मैं ये सवाल पूछूं, प्लेटो के आइडियल स्टेट में भी में एक अलग तरह की अवधारणा है, इसीलिए उसको आइडियल स्टेट हम कहते हैं। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपका आइडियल स्टेट क्या है, आप किस तरह के समाज की कल्पना कर रहे हैं, किस तरह के पुरुष की कल्पना कर रहे हैं? इस बात पर मैंने सईद अंसारी जी को हूट कर दिया था, कहा था मैंने, सईद अंसारी जी मिसोजिनिस्ट है, इसी बात पर मैंने कहा था।
मैं कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन, आई आंसर। तो मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह के समाज की परिकल्पना कर रही हैं कि हमारा समाज इस स्थिति में हो जाए जो कायदे से ये सवाल होना नहीं चाहिए था। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि निजता या सार्वजनिकता, बोल्डनेस या शर्मिलापन, ये हमारी अपनी निजी विचारधारा है। हमारी इच्छा है, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। स्त्री को वो आजादी हमारे समाज में, हमारे समय में, हम 21वीं सदी में 2022 में बात कर रहे हैं और दिल्ली के केंद्र में बैठे हैं और हमें आज भी इस बात पर बात करनी पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। एक बात मैं कहूंगी, वह दिक्कत क्या है? और उस दिक्कत के अलावा आप कहते हो केवल एक शब्द में कह के कि पितृसत्तात्मक समाज है और वो ऐसा कर रहा है, इससे बात खत्म नहीं हो जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं ये चुनने का मौका हो आप दोनों स्त्रियों को कि ये समाज इस तरह का होगा, क्योंकि हम मातृसत्ता से ही पितृसत्ता में बदले हैं, हम उतने गंभीर विमर्श पर नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे शायद वो बातें नहीं समझ में आएंगी। लेकिन मैं ये चाहूं कि आपको चुनने को दे देते हैं कि आप किस तरह के समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, तो वो समाज कौन सा होगा? 3 शब्द हैं, 3 शब्द, आई कीप इट ब्रीफ। बेसिक है आइडियल समाज का इक्वालिटी, बस वही एक बेसिक शब्द है। चाहे वो कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चाहे वो क्वियर है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो दलित है, जब तक इक्वालिटी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, जब तक हम अपनी लड़कियों को डोली में जाओ और अर्थी में निकलो सिखा के पराया धन मान के दूसरों के घरों में भेज रहे हैं, जब तक हम जानते हैं कि आज भी कानून के बावजूद लड़कियों को उनके परिवारों, बर्थ फैमिलीज में प्रॉपर्टी का राइट नहीं दिया जाता, लड़की अपने पेरेंट्स के लास्ट राइट नहीं कर सकती, लड़कियों को मारा जा रहा है कोख में आज भी, तो वो इक्वालिटी वहां नहीं है। तो एक तो वो, दूसरा शब्द है कंसेंट। औरत का कंसेंट उसकी लाइफ में, उसके डिसीजंस में पिता या भाई या सत्ता या सरकार या चैनल नहीं डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, अपने वूम्ब को कैसे यूज करना है। और तीसरा शब्द है अगेन कंसेंट से रिलेटेड, ऑटोनॉमी। मैं अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी हूं।